बाधाएं तब ही डरावनी लगती हैं जब आपकी आंखें लक्ष्य से भटकने लगती हैं। इसलिए अपनी दृष्टि सदैव अपने लक्ष्य के प्रति टिकाए रखें। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस सत्र में मैं लेकर आया हूँ शिक्षण अभिवृत्ति और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित यूजीसी नेट, यूसेट और शिक्षण से संबंधित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण 8 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। यदि आप इस प्रकार की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह सत्र आपके लिए अति महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध होने वाला है। इसलिए आप इस सत्र को धैर्य और लगन के साथ अंत तक देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर हम प्रश्नों को बाइलिंगुअल अर्थात हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में डिस्कस करेंगे। आप अपनी सुविधा अनुसार वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। ये प्रश्न पत्र यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर का है। यहाँ पर पूछा गया है उच्च शिक्षा की संस्थाओं में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, जिसे शॉर्ट में नैक कहते हैं, द्वारा निम्नलिखित में से किस संकेंद्रक मूल्य को बढ़ावा दिया गया है। प्रश्न को समझना है। उच्च शिक्षा की संस्थाओं में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा निम्नलिखित में से किस संकेंद्रक को मूल्य को बढ़ावा दिया गया है। अब इंग्लिश में भी देख लेते हैं। Which of the following core values among the institution of higher education are promoted by the NAAC अर्थात नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, आप वीडियो पॉज करके स्वयं भी देने की कोशिश कर सकते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, नीचे कूट से A, B एंड C। तो A है कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल डेवलपमेंट, बी है फॉस्टरिंग ग्लोबल कम्पिटेंसीज एमोंग द स्टूडेंट और सी है इनकलकेटिंग वैल्यू सिस्टम एमोंग स्टूडेंट्स एंड टीचर। तो ये आप यहाँ पे ध्यान में रख लीजिए। इसका उत्तर है ए, बी एंड सी। हिंदी में भी देख लेते हैं। राष्ट्र विकास में अवदान अर्थात कंट्रीब्यूटिंग टू नेशनल डेवलपमेंट, तो ए इसका सही होगा। बी है विद्यार्थियों में वैश्विक परिवणताओं का संपोषण, बिल्कुल, यानी फॉस्टरिंग ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज एमोंग द स्टूडेंट्स। और सी है विद्यार्थियों और अध्यापकों में मूल्य व्यवस्था स्थापित करना अर्थात इनकलकेटिंग ए वैल्यू सिस्टम एमोंग स्टूडेंट एंड टीचर। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। समझ गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर देख लेते हैं। मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है। मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है। मूल्य शिक्षा अर्थात वैल्यू एजुकेशन प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? इनमें से शास्त्रीय ग्रंथों पर चर्चा तो नहीं हो सकता, इससे आप वैल्यू एजुकेशन नहीं दे सकते। मूल्यों पर व्याख्यान, संवादात्मक विवरण, इससे भी नहीं हो सकता है। मूल्यों पर संगोष्ठियां या परिसंवाद, इससे भी नहीं हो सकता। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति, विमर्शी सत्र। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द बेस्ट वे फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन इज थ्रू, तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, मेंटोरिंग, रिफ्लेक्टिव सेशन एंड वैल्यूज, रिफ्लेक्टिव सेशन ऑन वैल्यूज। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति, विमर्शी सत्र। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पूछा गया है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसे शॉर्ट में NJAC कहते हैं, को निम्नलिखित में से किसने असंवैधानिक घोषित किया है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को किसने असंवैधानिक घोषित किया है? तो काफ़ी सरल है। इसमें जो कहा गया है, द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन NJAC हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल बाय। किसने NJAC को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा? तो उत्तर होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अर्थात भारत का सर्वोच्च न्यायालय।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय को एक शक्ति, एक अधिकार प्राप्त है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, या कहें न्यायिक समीक्षा का अधिकार, जो हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा। और इस न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट भारतीय संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यदि सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि बनाया गया कानून देश के अनुकूल नहीं है, संविधान के अनुकूल नहीं है, या देश की एकता अखंडता के अकॉर्डिंग नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा बनाए गए कानून को निरस्त कर सकता है, असंवैधानिक कर सकता है, अर्थात शून्य घोषित कर सकता है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। और ये शक्ति हमने कहाँ से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। न्यायिक पुनरावलोकन, तो ये आप समझ लीजिए, इसे हम कहेंगे जुडिशियल रिव्यू। तो इसका उत्तर है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और जुडिशियल रिव्यू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है, ध्यान से देख लीजिए, काफ़ी मज़ा आने वाला, आगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पूछा गया है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है या है? अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज और आर करेक्ट? तो इसे भी आराम से देख लीजिए, समझ लीजिए। राष्ट्रपति, राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों है, ये तो गलत हो गया, तो ए तो हो नहीं सकता। संसद सर्वोच्च है, ये भी गलत है। उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है, ये सही है। राज्य नीति के निर्देशक तत्व वाद योग्य हैं, गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, केवल 3 या केवल सी। तो केवल सी अर्थात उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है, ये क्या है? सही है। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, यहाँ से समझने की आप कोशिश कर सकते हैं। द प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, गलत है। पार्लियामेंट्री सुप्रीम, संसद सर्वोच्च नहीं है, संसद सर्वोच्च नहीं है, बल्कि संविधान सर्वोच्च है, और उस संविधान का संरक्षक हमारा सुप्रीम कोर्ट है। तो भारत में सर्वोच्च कौन है? संविधान। जनता, जनता क्या है? सर्वोच्च है, और जनता अर्थात संविधान। तो जनता सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है, उस संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है, तो संसद सुप्रीम नहीं है। सी, द सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल। और चौथा है डीपीएसपी अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर जस्टिबल, नहीं, इनजस्टिबल है, गैर न्याय योग्य है, ये वाद योग्य नहीं है, गैर न्यायिक है, न्यायिक नहीं है, क्योंकि आप राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करवाने के लिए सरकार के विरुद्ध कोर्ट नहीं जा सकते, इसलिए यह जस्टिबल नहीं है, इनजस्टिबल हैं, या कहें वाद योग्य नहीं हैं, गैर वाद योग्य हैं, इनके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। ठीक है, तो केवल सी। और यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ, राष्ट्रपति होता है राज्याध्यक्ष, यानी राष्ट्र का अध्यक्ष है राष्ट्रपति, और शासन का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। संसद सर्वोच्च नहीं है, संसद सर्वोच्च की जगह जनता सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है। उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है, बिल्कुल है। और राज्य के नीति के निर्देशक तत्व जो कि हमने आयरलैंड के संविधान से लिए हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 में रखे गए हैं, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो ये गैर वाद योग्य हैं, न्यायिक नहीं हैं, वाद योग्य नहीं हैं, तो ये आप ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि हम सरकार के विरुद्ध इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मूल, जिसे मौलिक भी कहते हैं, कर्तव्य हैं? हमारे देश के संविधान में मूल अधिकारों के अतिरिक्त मूल कर्तव्य या कहें मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं नागरिकों के लिए। ये मूल संविधान में नहीं थे, इन्हें हमने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सोवियत संघ, जिसे वर्तमान में रूस कहते हैं, के संविधान से ग्रहण किया।
तो पहले तो आपने ये ध्यान रखना कि मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य जिन्हें कहते हैं वे हमारे मूल संविधान में नहीं थे। उन्हें हमने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सोवियत संघ, जिसे वर्तमान में रूस कहते हैं, के संविधान से लिया है। अब इनमें से कौन से मूल कर्तव्य हैं ये हमें ढूंढना है। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, ये तो है। दूसरा है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार, बिल्कुल ये भी है। माता पिता द्वारा अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये भी है। डी है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा करना, ये नहीं है। जबकि आपको ये भी लग रहा होगा कि ये है, लेकिन ये नहीं है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों की सुरक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि इसकी जगह लिखा है सार्वजनिक संपत्ति को सुनिश्चित रखें, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, ऐसा लिखा है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति कुछ भी हो सकती है, सड़क हो सकती है, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, पेड़ पौधे हो सकते हैं, पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी हैं राष्ट्रीय जो हमारे सार्वजनिक महत्व के संसाधन हैं, तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, ऐसा कहा गया है। तो ये डी वाला नहीं है। अब आप आगे होंगे ए बी सी पर, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक, ए बी और सी। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, ये तो पहला वाला है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। ये हमारा छठा है, छठा नहीं सातवां, ये सातवां मौलिक कर्तव्य है हमारा। माता पिता द्वारा अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ये लास्ट और 11वां है। ये पहले नहीं था। जब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा हमने इनको जोड़ा तब इनकी संख्या 10 थी। 11वां हमने जोड़ा है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में। और 11वां की जो पूरी सटीक परिभाषा है उसमें लिखा है यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें, तो ये लिखा गया है। तो मुझे लगता है समझ गए होंगे अब आप। ए बी सी है, डी इसमें नहीं है। डी की जगह क्या है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ध्यान में रख लीजिए क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो जानबूझ के बनाए जाते हैं ताकि गलती करें। अगला क्वेश्चन है नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। नीति आयोग, पहले इसे कहते थे योजना आयोग। योजना आयोग बना था 15 मार्च 1950 को, और उसके बाद इसकी जगह 1 जनवरी 2015 से आया नीति आयोग। तो नीति आयोग के संबंध में कौन से कथन सही हैं। यह एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल गलत। यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। यह एक सामुदायिक निकाय है, ये भी गलत है। स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। यह ना तो संवैधानिक निकाय है ना ही सामुदायिक निकाय है, बिल्कुल सही। यह एक चिंतन कोष अर्थात थिंक टैंक है, बिल्कुल। तो सी और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सी और डी। तो नीचे यहाँ भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, यहाँ पर आप देख लेंगे। 57 वाला भी आप समझ लीजिए इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसमें हो जाएगा ए बी और सी, डी वाला नहीं है। द प्रोटेक्ट मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ये नहीं है। 58 नंबर के क्वेश्चन को इंग्लिश में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ नीति आयोग। तो इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नहीं। इट इज़ ए स्टैट्यूटरी बॉडी, नहीं। इट इज़ नाइदर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर ए स्टैट्यूटरी बॉडी, सही। इट इज़ ए थिंक टैंक, बिल्कुल, ए एंड डी। तो ये ध्यान में रख लीजिए। और नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। यह एक थिंक टैंक है, थिंक टैंक अर्थात चिंतन कोष है। और 1 जनवरी 2015 से ये अस्तित्व में आया है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिए। पहले से योजना आयोग कहते थे। योजना आयोग बना था, योजना आयोग कब बना था, 1950 में 15 मार्च को। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 59। आखिरी के 2 क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं।
काफ़ी इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। यहाँ पर दिया है एक महाविद्यालय स्तर के प्रोफेसर, अर्थात एक महाविद्यालय स्तर के सहायक प्रोफेसर ने विश्लेषण और संश्लेषण कौशल पर केंद्रित विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक आयाम का विकास करने के उद्देश्य से अपने व्याख्यानों की एक योजना बनाई है। नीचे मदों के 2 सेट दिए गए हैं। सेट 1 संज्ञानात्मक अंतर विनिमय के स्तर से संबंधित है और सेट 2 उन्हें बढ़ावा देने के लिए मूलभूत अपेक्षाओं से संबंधित है। दोनों सेटों को सम्मिलित कीजिए और कूट से सही विकल्प का चयन करके अपना उत्तर दीजिए। समझ लीजिए प्रश्न को क्या करना है। एक सहायक प्रोफेसर है अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर है, उन्होंने क्या किया है, 2 सेट बनाए हैं। एक सेट में है संज्ञानात्मक अंतर विनिमय का स्तर और सेट 2 है संज्ञानात्मक अंतर विनिमय को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकताएं क्या हो सकती हैं, उस पर उन्होंने बनाया है। तो अब हम इसे हल करते हैं कि ये कैसे होगा। इंग्लिश में भी हम इसे यहाँ पर देख लेंगे ताकि आप बाइलिंगुअल तरीके से इसे समझ सकें। ठीक है, तो ये है इंग्लिश में, यहाँ पर आप देख लीजिए। यहाँ पर पूछा गया है, थोड़ा सा और मैं इसे ऊपर कर देता हूँ। ए कॉलेज लेवल असिस्टेंट प्रोफेसर हैज़ प्लान्ड हिज हर लेक्चर्स with an intent to develop cognitive dimension of student centered on skill of analysis and synthesis। एनालिसिस और सिंथेसिस बेस है, संश्लेषण और विश्लेषण पर आधारित है। बिलो गिवन आर 2 सेट ऑफ आइटम, सेट 1 कंसिस्टिंग ऑफ लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव इंटरचेंज एंड सेट 2 comprising basic requirements for promoting them। match the 2 set and indicate your answer by choosing the correct alternative from the quote। तो आपने अब आंसर को चूज करना है। यहाँ पर आप देख लीजिए सेट 1 सेट 2 लेवल्स ऑफ कॉग्निटिव इंटरचेंज है, दूसरी तरफ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर प्रमोटिंग कॉग्निटिव इंटरचेंज है। अब यहाँ से हम प्रश्न को हल करते हैं। मैच करना नीचे कोड से, आप मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल देख लीजिए। हिंदी में भी देख लेंगे, स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विमर्शी स्तर। अवबोध तो कई जगह केवल बोध लिखा होता है, यहाँ पर अवबोध लिखा है, तो इसे आप देख लीजिए। अब मैच करेंगे नीचे यहाँ से, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 है। ए का 2, बी का 1, 3 का 4 यानी सी का 4। तो ए का 2 स्मृति स्तर, स्मृति स्तर अर्थात मेमोरी लेवल, इसका हो जाएगा 2। प्रस्तुतिकरण के दौरान दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं को दर्ज करना। अवबोध स्तर अर्थात अंडरस्टैंडिंग लेवल, इसका उत्तर होगा किसी बिंदु के उदाहरणों और गैर उदाहरणों को पृथक करने का अवसर देना, अंडरस्टैंडिंग लेवल। और विमर्शी लेवल का होगा 4, विवेच्य बिंदु का आलोचनात्मक विश्लेषण करना और उन पर चर्चा करना। तो ये हो जाएगा। आपने ज्ञान, बोध, विश्लेषण, संश्लेषण इस प्रकार से सुने हैं। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी भी आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो उसे देख लीजिए ताकि आप इस प्रकार के प्रश्नों को गलत ना करें। मेमोरी लेवल अर्थात ज्ञान लेवल पर हो जाएगा 2, रीडिंग द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेड ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। अंडरस्टैंडिंग लेवल बोध स्तर या अवबोध स्तर, ये हो जाएगा 1, गिविंग अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स ऑफ ए पॉइंट। रिफ्लेक्टिव लेवल हो जाएगा क्रिटिकली एनालाइजिंग द पॉइंट्स टू बी मेड एंड डिस्कस्ड। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आखिरी प्रश्न पर पढ़ते हैं। इस प्रकार के प्रश्न की आपको तैयारी करनी है, कई बार ये प्रश्न ज्यों के त्यों पूछ लिए जाते हैं, तो ये प्रैक्टिस सेट आपकी हेल्प करेंगे प्रश्न को हल करने में। आखिरी प्रश्न ये है आज का और ये 8वां क्वेश्चन है। प्रभावी शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं के अभिकल्पन में शिक्षार्थी की विशेषताओं का कौन सा सेट सहायक समझा जा सकता है? नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। प्रश्न को समझ लो पहले। प्रभावी शिक्षण अधिगम इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग व्यवस्थाओं के अभिकल्पन में शिक्षार्थी की विशेषताओं का कौन सा सेट सहायक समझा जा सकता है? शिक्षार्थी की विशेषताएं दी गई हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर, तो कौन सा सेट सहायक समझा जा सकता है, हमें चूज करना है। विषय के संबंध में अधिगमकर्ताओं का पूर्व अनुभव, बिल्कुल अधिगमकर्ता का विषय के संबंध में पूर्व अनुभव कैसा है, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो 1 वाला सही है। अधिगमकर्ताओं के परिवार के मित्रों का अंतर्व्यक्तिक संबंध गलत है।
विषय के संदर्भ में अधिगमकर्ताओं की योग्यता, ये भी सही है। 1 और 3 सही हो गए हैं। विद्यार्थियों की भाषा पृष्ठभूमि, ये भी सही है। निर्धारित ड्रेस कोड अपनाने में विद्यार्थियों की रुचि, ये गलत है। विद्यार्थियों का अभिप्रेरणात्मक अभिमुखीकरण, ये भी सही है। तो अब सही कौन होगी? पहला वाला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है और छठा सही है। तो 1, 3, 4 और 6, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लिश में भी देख लेते हैं यहाँ पर, ताकि आप बाइलिंगुअल तरीके से समझ सकें इसे। क्या पूछा गया था? विच सेट ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक में बी कंसिडर्ड हेल्पफुल इन डिजाइनिंग इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, prior experience of learners in respect of the subject. Third, ability of the learners in respect of the subject. 4, students language background. And 6, motivational orientation of the students. बाकी दूसरा और पांचवा नहीं होगा, आप देख के खुद ही समझ सकते हैं। तो आज के इस सत्र में हमने किए 8 क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड और भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित थे और यह प्रश्न पत्र यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर का है, जो कि आपकी तैयारी को सही दिशा में ले जाने में आपको सक्षम बनाएगा। यदि अभी तक वीडियो लाइक नहीं की, कर लीजिएगा प्लीज़। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए। आप हमारे टेलीग्राम, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम, साथ ही व्हाट्सएप चैनल पर यूर सिलेक्शन श्योर नाम से जुड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है ये सत्र आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। बने रहिए गंगा प्रकाश वैश्विक और यूर सिलेक्शन श्योर यूट्यूब चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट।